विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जयशंकर प्रसाद की कविता जिसका शीर्षक है भारत देश, और आज ये कविता हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। भारत देश, हमारा अपना प्यारा भारत, भारत महान। अपने इस देश के प्रति हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने ये जो कविता रची है, जिसका शीर्षक है भारत देश, आज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि रहे। उनको महाकवि भी कहा जाता है। महाकवि उनको कहते हैं जिन्होंने महाकाव्य रचा है अथवा महाकाव्योचित रचनाएं रची, उनको महाकवि कहा जाता है। कबीर महाकवि थे तो उन्होंने महाकाव्य तो नहीं रचा, लेकिन महान कवि थे। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस नामक एक महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास महाकवि रहे हैं। आधुनिक युग में, आधुनिक संदर्भ में, जबकि छायावाद का समय आरंभ हुआ और छायावाद के प्रधान 4 कवियों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद हुई। सबसे पहले गद्यकाल हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटककार थे, गद्यकार थे, खड़ी बोली में गद्य रचनाएं की, साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया, और इसलिए आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। उन्होंने सुंदर नाटक लिखे खड़ी बोली में। तब तक खड़ी बोली को उपयोग नहीं होता था साहित्य क्षेत्र में। ब्रज और अवधी भाषा में ही काव्य व साहित्य रचा जाता था। काव्य ही प्रधान था। तुलसीदास की भाषा अवधी थी, सूरदास की भाषा ब्रज थी। ब्रज और अवधी 2 भाषाएं प्रधान रूप से साहित्यिक भाषाएं थी, और साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिलता। सबसे पहले है वे नाटकों की रचना करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे कहानीकार आए, निबंधकार आए, और उन्होंने खड़ी बोली में निबंधों की, गद्य लेखों की रचनाएं की। पत्रकारिता का जन्म हुआ था, इसलिए लेख, रिपोर्टाज आदि का आविर्भाव हुआ। और यह समय था सन 1900, लगभग सन 1900 से लेकर 1910 तक गद्यकाल है, और काव्य के क्षेत्र में अब भी ब्रज और अवधी का उपयोग होता था। और 1910 के बाद, लगभग 15 के बाद, साहित्यिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। खड़ी बोली को काव्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं। काव्य के रूप में अथवा काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो गई, और इसके कारणकर्ता हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैत्रेय शरण गुप्त, जिन्होंने हिंदी में रामायण की रचना की साकेत के नाम से, बहुत सारी कविताएं लिखी, देशभक्ति पूर्वक कविताएं रची, और इन कविताओं के कारण वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए, राष्ट्रकवि कहलाए। देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। भारत भारती नामक काव्य संकलन में तो उनके सभी गीत संग्रहित हैं। मैथिली शरण गुप्ता, उसके साथ साथ हरिओद ने भी खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन 2 कवियों के कारण अथवा इन दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनने का अवसर मिला, सम्मान मिला, और खड़ी बोली का विकास हुआ साहित्यिक भाषा के रूप में। और उसके बाद हम देखते हैं कि सन 1920 के बाद हिंदी में तो ये 4 कवि देखे जाते हैं, और उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। इन 4 कवियों को छायावाद के 4 स्तंभ कहते हैं, पिलर्स ऑफ छायावाद। छायावाद एक काव्य के आंदोलन के रूप में उभरा, और छायावाद नामक ये काव्य आंदोलन जो शुरू हो गया, और इसके लक्षण थे मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के प्रति इनमें विशेष आकर्षण था। भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन, दर्शन, फिलॉसफी, अध्यात्म, और इनके साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, और वहाँ जो रम्य काव्य था, रोमांटिक काव्य था, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बैरन आदि से, ये सभी कवि उनसे भी प्रभावित हुए थे। और पाश्चात्य संसार में जो मिस्टिसिज्म था, रहस्यवाद था, और उसका भी प्रभाव इन कवियों पर देखा जाता है। और इन कवियों की विशेषता यही है कि ये संस्कृत के पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, मर्मज्ञ थे, प्राचीन भारतीय साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ यूरोपीय साहित्य का भी अध्ययन किया, और हिंदी में इन्होंने
इन दोनों का समन्वय किया। ये इस समय के कवियों की, लेखकों की विशेषता रही है। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की, और भी बहुत सारी छोटी कविताएं रची जिनके संग्रह प्रकाशित हुए। जयशंकर प्रसाद एक नाटककार भी थे और उन्होंने 3 उपन्यासों की रचना भी की। वे श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में भी देखे जाते हैं, लेकिन प्रधान रूप से जयशंकर प्रसाद हिंदी के महाकवि हैं। और उनका जन्म 30 जनवरी 1879 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश में है। और उनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में हुई थी, जबकि उनकी उम्र 48 वर्ष की थी। और मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई। तो वो बनारस के, काशी के रहने वाले थे। काशी में देवी प्रसाद साहू इनके अभिभावक थे, और अपना पूरा जीवन इन्होंने काशी में ही, बनारस में ही व्यतीत किया। उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में, और प्रधान रूप से कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हैं चित्राधार काव्य संकलन है, कामायनी महाकाव्य है, आंसू लहर झरना आदि काव्य संग्रह है, एक घूंट एकांकी है, विशाखा अजात शत्रु इनके नाटक हैं, आकाशदीप आंधी इनके कथा संकलन है, तितली और कंकाल इनके उपन्यास हैं। तो कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक इन सभी क्षेत्रों में परिणत थे, लेकिन मुख्य रूप से एक कवि के रूप में ये विख्यात हैं। हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर इनका प्रभुत्व था, और इनकी शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक, इन सभी शैलियों का इन्होंने अपनी कविताओं में उपयोग किया है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के अत्यंत श्रेष्ठ महाकवि ठहरते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक युग में जबकि एक तरफ तो अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, भारत पर उनका ही अधिकार था, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, इन सब का प्रभाव समाज पर था, लेखकों पर भी था। लेखकों पर सबसे ज्यादा होता है सबका प्रभाव। और इन सभी प्रभावों को आत्मसात करते हुए, अपनेपन को न छोड़ते हुए, ये सभी लेखक जब लिख रहे थे अपने ढंग से, और उनमें से छायावाद नामक एक काव्य का आंदोलन उभरा, विकसित हुआ इस युग में। ಹಾಗಾಗಿ ಛಾಯಾವಾದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. BM ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು. ಅದೇ ನವೋದಯಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನವೋದಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ छायावाद ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು गुरुतिस्ते हैं। यहाँ शब्द का संबंध नहीं है। अलग अलग भाषाओं में तो इस तरह की जो काव्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कन्नड़ का परिवेश अलग है, हिंदी का परिवेश अलग है, लेकिन फिर भी जहाँ भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन, दर्शन, अध्यात्म, इन सबके साथ साथ पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य दर्शन, तो इन सबको मिलाते हुए, समन्वय करते हुए जो लिखा गया, तो ये कन्नड़ में नवोदय की गरिमा है और हिंदी में छायावाद की गरिमा है, विशेषता है। जयशंकर प्रसाद की कविताएं ही नहीं, उनका महाकाव्य जो कामायनी है वो विश्व स्तर का महाकाव्य है। गात्र की दृष्टि से बहुत ही छोटा, लेकिन अपने औन्नत्य से, अपनी गरिमा के कारण वह महान काव्य है, महाकाव्य है। तो जिसमें मनुष्य की कथा कही गई है, अथवा मनुष्य कुल के विकास की कथा कही गई। इसमें वेद के एक कथानक को चुना गया है, फिर भी तो मनुष्यता की कहानी है। तो समय नहीं है, हम सीधे तो अपनी पाठ्य कविता पर ध्यान देंगे। शीर्षक है भारत देश। तो भारत देश की महिमा गाते हैं इस कविता में। कविता आपको इससे पहले ही मिल चुकी है, मैंने व्हाट्सएप में भेजी थी ये कविता, उसका टेक्स्ट भेजा था, और आप उसे देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये एक सूर्योदय का गीत है, जागरण गीत है। यहाँ सूर्योदय अथवा जागरण, अंधेरे से प्रकाश की तरफ यात्रा है। ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ರ
ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. तो ये भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है। तो असत्य से सत्य की तरफ चलना, उसी तरह तमस से अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलना, और फिर मृत्यु से अमृतत्व की तरफ चलना। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा ध्येय है। तो भारतीय संस्कृति का ये प्रधान ध्येय वाक्य है। और इसी ध्येय वाक्य को आधार बनाते हुए तो यहाँ एक कविता है, और जिसमें भारत की महिमा व गरिमा का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। कवि भारत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन ये कविता जो है तो एक नाटक के अंतर्गत है। ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆ। तो एक गीत है। तो सामान्य कविताएं अलग होती है, गीत अलग होता है। गीत कन्नड़ में जिसे भावगीत कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लिरिक्स कहा जाता है। ಹಾಗೆ ಲಿರಿಕಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರಿದೆ। तो एक गीत है, और इस गीत में भारत की महिमा का, भारत के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और भारत की महिमा, भारत का सौंदर्य भौतिक भी है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी है। ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ। ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ। ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ। तभी तो यहाँ एक संपूर्णता है। भारत अपने आप में एक संपूर्ण देश है, अथवा ये धरती का पर्याय है। तो धरती की समस्त संस्कृति, समस्त संस्कृति का मतलब है यहाँ, तो यहाँ संस्कृतियों का समन्वय देखा जाता है। अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग पद्धतियों और अलग अलग संप्रदायों की एकता व समन्वय यहाँ दिखाई देता है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति समन्वय संस्कृति रही है। इस समन्वय मूलक संस्कृति का सौंदर्य क्या है, उसे यहाँ शब्दों में चित्रित किया गया है। ठीक है, हम कविता पढ़ेंगे और उसमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, तो ये देखेंगे। और इसका संदर्भ हम स्पष्ट कर देंगे पहले। यहाँ ये कविता एक नाटक के अंतर्गत है, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ही विरचित नाटक है, और नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। ಹಾಗಾಗಿ ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ नाटककार चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, ये उनके बहुत ही सुंदर नाटक हैं। और उनमें से एक नाटक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय राजनीति में अथवा भारत में एक प्रख्यात चक्रवर्ती के रूप में देखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने सुंदर नाटक लिखा है, और उसका शीर्षक भी यही है, चंद्रगुप्त। ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದರು ಬರೆದದ್ದು। ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದೆ। नाटक के अंतर्गत एक गीत है, तो वह गीत नाटक है। पहले जो नाटक लिखे जाते थे वो सभी तो गीत नाटक हुआ करते थे, अर्थात नाटकों के बीच में गीत हुआ करते थे। ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಗೀತೆಗಳಿರ್ತಿದ್ವು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದೆ। संदर्भ यही है। चंद्रगुप्त की कहानी हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट पर खोजिए, तो सोनी टीवी पर चंद्रगुप्त से संबंधित एक धारावाहिक निकला था, एक बहुत बड़ा लंबा, तो आज भी तो मिलता है यूट्यूब पर। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत ही विस्तार पूर्वक फैला था, और उसके मंत्री थे और गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य के साथ रहकर और उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया, और उनका साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान तक और समस्त भारत में, पूरे भारत में फैला हुआ था। ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಯಾವ ಭಾರತವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ನೇಪಾಳವೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು चंद्रगुप्त। और उसके पार अफगानिस्तान के बाद वहां पारस और फिर मकदुनिया मैसेडोनिया ग्रीक साम्राज्य था, जो पहले वहां अलेक्जेंडर का साम्राज्य बना था। ग्रीक साम्राज्य अलेक्जेंडर के नेतृत्व में
सिकंदर ने तो अलेक्जेंडर ने भारत यात्रा की, भारत को अपने वश में लेने का प्रयत्न किया और उसे हार मिली। किससे? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त से उसे हार मिल गई, वो लौट गया। मगध अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और उसको हराने में तो वह मुश्किल का अनुभव कर रहा था। और उसी अलेक्जेंडर अथवा सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस दूसरा व द्वितीय सेल्यूकस जो सिकंदर के अथवा अलेक्जेंडर के सेनापति थे, और उनकी पुत्री का नाम है कार्नेलिया हेलेना। सेल्यूकस अलेक्जेंडर के बाद, सिकंदर के बाद उनका अपना साम्राज्य स्थापित हो जाता है। सिकंदर के अथवा अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है बीच रास्ते में, और उसके बाद संपूर्ण साम्राज्य को सेल्यूकस अपने वश में कर लेता है सेल्यूसिड नाम से। तो वो साम्राज्य प्रसिद्ध हो जाता है और उसके मन में भी भारत विजय की महत्वाकांक्षा थी। तो वो भी भारत पर हमला करता है, लेकिन चंद्रगुप्त अब अत्यंत प्रभावशाली हो गया है, वह सम्राट बन गया है। तो धनानंद का साम्राज्य का पतन हो गया और उसके बाद चंद्रगुप्त सम्राट बना। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अब भारत एक हो गया है। तो चंद्रगुप्त का सामना नहीं किया जा सकता। सेल्यूकस भी हार जाते हैं चंद्रगुप्त के सामने, और आखिरकार दोनों के बीच में संधि होती है। और चाणक्य के मार्गदर्शन में संधि इस तरह से बनती है कि वहां सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करते हैं। ಹೀಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ನ ಮಗಳು कार्नेलिया हेलेना चंद्रगुप्तನನ್ನ विवाहवाಗ್ತಾಳೆ। चाणक्य एक शर्त रखते हैं कि तो उसका पुत्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो इस शर्त पर विवाह संपन्न हो जाता है। तो शर्त यह भी है कि इसके बाद ग्रीक सम्राट अथवा ग्रीक राजा भारत पर हमला ना करे। तो ये शर्त है। इस शर्त पर वहां संधि होती है और चंद्रगुप्त का विवाह हेलेना से अथवा कार्नेलिया हेलेना से हो जाता है। कार्नेलिया अपने पति चंद्रगुप्त के देश में, भारत में आ जाती है। भारतवर्ष का सौंदर्य देखती है, अत्यंत प्रभावित हो जाती है और इसके सौंदर्य का वर्णन करती है। नाटक के एक दृश्य में चंद्रगुप्त की ग्रीक पत्नी कार्नेलिया हेलेना भारतवर्ष के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। और यहाँ जयशंकर प्रसाद ने जो कविता रची है, गीत रचा है, वो इस संदर्भ में है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದು ಕಾರ್ನೇಲಿಯಾ का गीत नाम से ही प्रसिद्ध है। ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನೇಲಿಯಾ ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡಿದು नाटकದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು। कार्नेलिया यहाँ भारतवर्ष के सौंदर्य का वर्णन करती है। कविता हम पढ़ेंगे। तो किस तरह भारतवर्ष का वर्णन करती है? तो ग्रीक की राजकुमारी है, सेल्यूकस की पुत्री है, और ग्रीक का सौंदर्य क्या था तो वो जानती है, लेकिन भारतवर्ष का सौंदर्य क्या है, उस समय क्या था, भारत कैसा था, इसका चित्रण वह करती है। तो यहाँ भारतवर्ष के सौंदर्य का चित्रण है और वो भी एक विदेशी राजकुमारी हेलेना के शब्दों में। और ये गीत की रचना जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक में की। तो कविता हम पहले पढ़ लेंगे। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा। लघु सुरदन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ भारतवर्ष के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कार्नेलिया कह रही, वो सूर्योदय देख रही है भारत में, और सूर्योदय के समय भारत की भूमि अपना सौंदर्य जिस तरह से दिखाती है और सबको प्रभावित करती है, तो इसका चित्रण यहाँ किया गया है। तो कह रही है, अरुण, ये मधुमय देश हमारा। अब तो वो पराई नहीं, तो वो इसी देश की हो गई है। और चंद्रगुप्त की पत्नी है, भले ही तो उसकी संतान को उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं दिया गया है, फिर भी वो
अपने आप को भारत की मानती है और कहती है अरुण, ये मधुमय देश हमारा, ये देश मधुमय है, हमारा है। अरुण से तात्पर्य है लाल रंग। सूर्योदय के समय जो सूर्य चढ़ता है पूर्व दिशा से आकाश में ऊपर चढ़ता है और उस वक्त चारों तरफ सूरज की लाली छा जाती है, उसका अरुण वर्ण चारों तरफ फैल जाता है। अरुण सूर्य के सारथी का नाम भी, पुराणों में सूर्य देव के सारथी का नाम अरुण है, जो सूर्योदय से पहले प्रकट हो जाता है, सूर्य के रथ का चालक है। तो यहाँ अरुण से कह रही है अरुण, ये मधुमय देश हमारा, ये मधुमय देश। मधुमय देश, तो यहाँ मधु है अर्थात मिठास है। ये देश इतना मीठा है, इतना प्यारा है। मधु चखने में बड़ा प्यारा लगता है, स्वादिष्ट होता है, और इसी तरह ये देश भी मधुमय है। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಶ मधुविನ ಹಾಗೆ ಜೇನಿನ ಹಾಗೆ अत्यंत मधुरवाಗಿದೆ, सुंदरवाಗಿದೆ। तो अपने देश के इस मादक सौंदर्य के संबंध में वो कह रही है, तो ये मधुमय देश हमारा है। और इस मधुमय देश की विशेषताएं वह बताती है, कहती है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और इस देश में इतना सौंदर्य है कि यहाँ अनजान क्षितिज को एक सहारा मिल जाता है। भारत का दर्शन, फिलॉसफी ऐसा है कि यहाँ विश्व को ही कुटुंब माना जाता है, वसुदैव कुटुंबकम। तो समस्त धरती को एक परिवार के रूप में देखने का विचार है भारत में। और इसलिए जो पराया है, अपरिचित है, अन्य देश से आया है, विदेशी है, लेकिन उसको भी यहाँ सहारा मिलता है, वो अपने आप को इस रूप में पाती है। कोई उसके प्रति विदेशी के रूप में ವ್ಯವಹಾರ नहीं करता। ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದವಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ತನ್ನನ್ನ ಪರಕೀಯಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಒಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ। ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अंजान क्षितिज को, अंजान क्षितिज का मतलब है अज्ञात क्षितिज, क्षितिज दिगंत, जो दूर दिखाई देता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन उसको भी इस देश में यहाँ सहारा मिलता है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರದ ದೇಶಗಳ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ। तो अपने ही समान में सोच रही है और वो देख रही है, तो इस सत्य को वो पहचान रही है। तो यहाँ बहुत सारे परदेशी भी वास कर रहे हैं और तो यहाँ के निवासियों ने तो उनको तिरस्कृत नहीं किया कभी, तो उनको स्वीकार किया, उनको यहाँ मिला लिया अपने में। और ये इस देश की विशेषता है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಭಾರತದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अनजान क्षितिज को भी, अपरिचित को भी यहाँ सहारा मिल जाता है, अज्ञात किसी विदेशी को भी यहाँ सहारा मिल जाता है। तो किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का निराकरण यहाँ नहीं है। तो ये इस देश की विचारधारा है, इस देश की विशेषता है और इसका महान गुण है। और फिर वो कहती है सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर। प्रभात वेला में, सुबह के समय, तो यहाँ की प्रकृति अद्भुत सुंदर दिखाई देती है। तो प्रभात के समय, सुबह के समय प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण वह करती है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूरज की सोने के समान सुंदर प्रकाशमय किरणों से अप्लावित होकर यहाँ के पेड़ पौधे मनोहर नृत्य करते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर, शब्दों को समझेंगे। सरस रसमय, तामरस गर्भ, तामरस गर्भ का मतलब है हिरण्य गर्भ। सूर्य को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। हिरण्य गर्भ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರು। ತಾಮರಸ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ। सरस रसमय हिरण्य गर्भ अर्थात सूर्य की विभा, विभा का अर्थ है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश पर अर्थात सरस सुंदर चमकते हुए अपनी किरणों को चारों तरफ बिखेरते हुए हिरण्य गर्भ सूर्य देव की
विभा अथवा सूर्य देव के प्रकाश पर, प्रकाश पुंज पर, किरणों पर नाच रही तरुषिका मनोहर। यहाँ जो हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और उनकी चोटियां तो सूर्य किरणों के साथ मिलकर सुंदर नृत्य, मनोहर नृत्य करते हैं। नाच रही तरुषिका मनोहर, ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. नाच रही तरुषिका मनोहर, तरुशिकाएं, पेड़ों की, पौधों की शिखाएं, चोटियां मनोहर नृत्य कर रही हैं सूर्य की किरणों के साथ मिलकर अथवा सूर्य की किरणों के स्पर्श से उनमें एक नव उत्साह जाग उठा है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा। यहाँ जीवन का मतलब है पानी, हरियाली चारों तरफ प्रकृति की जो हरितिमा है, सौंदर्य है, इन दोनों पर ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಗಳಿವೆ, ಕೆರೆಗಳಿವೆ, ಸರೋವರಗಳಿವೆ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ. ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ पानी, जीवन का मतलब है पानी, पानी का मतलब है जीवन, बिना पानी के जीवन नहीं है। जीवन शब्द का संस्कृत में अर्थ है पानी। तो यहाँ जहाँ पानी के आगार हैं, पानी का स्रोत है, नदी है, नाले हैं, सरोवर हैं, इसके साथ साथ समुद्र हैं, यहाँ जीवन पर और हरियाली, और जहाँ जीवन है वहां हरियाली भी होती है। यहाँ इतनी हरियाली है भारत में, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಹಸಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಹಸಿರಿದೆ, ಜೀವನ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಒಂದು ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಂಗಲ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. तो मंगल कुंकुम सारा, तो जीवन और हरियाली पर जब सूरज की किरणों की वर्षा होती है तो वह मंगल कुंकुम वर्षा के समान दिखाई देती है। तो मंगल कुंकुम जैसे छिड़का हुआ है, ಹಾಗಾಗಿ ಓಕುಳಿ ಎರಚಿದ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನದಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಳೆಯುವಾಗ ಅವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾದಂತಹ ಕುಂಕುಮದ ಓಕುಳಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. तो मंगल कुंकुम छिड़का गया है, हरियाली है, जीवन है, और इस जीवन पर, हरियाली पर सूरज की किरणों की वर्षा जो होती है तो ऐसा लगता है कि मंगल कुंकुम छिड़का गया है। और फिर जब हमारी दृष्टि आकाश की तरफ पड़ती है तो वहां लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो फिर आकाश की तरफ हमारी दृष्टि पड़ती है तो वहां उड़ते हुए बहुत सारे सुंदर परों वाले पक्षी दिखाई देते हैं। लघु सूरधनु से पंख पसारे, वो पक्षी भी कैसे हैं? भारत में वास करते हुए वो पक्षी रंग बिरंगे पक्षी हैं. ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವ ತರದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. लघु सूराधनु से, लघु का मतलब है छोटे, सूराधनु का अर्थ है कामन बिल, रेनबो. सूराधनु ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಚಾಪ್, ಹಿಂದಿ में से इंद्रचाप भी कहते हैं. सूराधनु, इंद्रचाप कन्नड़ದಲ್ಲಿ कामन बिल्लु, इंग्लिश ನಲ್ಲಿ रेनबो. लघु का मतलब है छोटे, छोटे छोटे इंद्रचाप के समान दिखाई देने वाले सुंदर पंखों के साथ परों वाले, अपने परों को पसारे, फैलाए, ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में खेल रहे हैं. और जहां शीतल मलय समीर बह रहा है, शीतल मलय समीर सहारे, तो जहां शीतल मलय पर्वत की हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है. तो मलय समीर अथवा मलय मारुत की विशेषता यह है कि मलय की हवा ठंडी होती है, सुगंधित होती है, वह मंद मंद बहती. जब हवा में ये तीनों गुण होते हैं तब वो हवा विशिष्ट होती है. उसमें जब शीतलता होती है, सुगंधी होती है, और वह मंद मंद बहती है. मलय मारुत में, मलय समीर में ये तीनों गुण पाए जाते हैं. भारत में जो हवा चलती है वह मलय की हवा है, मलय मारुत है. और इस मलय मारुत में, इस मलय समीर में, शीतल मलय समीर के सहारे इंद्रधनु के, इंद्रचाप के रंगों से रंगे हुए पर वाले परिंदे यहाँ आकाश में उड़ते हैं, खेलते हैं. उड़ते खगा जिस और मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा.
सुबह के समय भी और शाम के वक्त भी, संध्या के वक्त भी ये अपने घोंसले की तरफ, अपनी नीड की तरफ बढ़ते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ, ಬೈಗಿನಲ್ಲಿ, प्रातः संध्या में और सायं संध्या में, सुबह के समय और शाम के समय। तो यहाँ पंछी आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे पंछी। और ये देश उनके लिए भी नीड है, उनके लिए भी घोंसला है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಂತೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತವೆ। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा, अपने नीड की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात इस देश को ही वो अपना नीड, अपना घोंसला समझते हैं। उड़ते खग, खग का अर्थ है पक्षी। पक्षी जहां उड़ते हैं, जिस ओर मुंह किए, जिस तरफ मुंह किए उड़ते हैं, तो वो इनका नीड है, भारत देश इनका नीड है। मेरे विद्यार्थी मित्रों, समय समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में ये कविता हम आगे बढ़ाएंगे।